हाय फ्रेंड्स। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने मुंबई के अपने 2 फ्लैट्स बेच के 89% का रिटर्न बनाया। सुनने में अच्छा लग रहा है। आज एनालाइज करते हैं ये रिटर्न्स कितने अच्छे हैं और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स क्या रिटर्न दे सकते थे। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की। 2017 में अक्षय कुमार ने बोरीवली में ओबरॉय के एक प्रोजेक्ट में 2 फ्लैट्स परचेज किए 3.49 करोड़ में। और अभी इस महीने उन्होंने वो फ्लैट्स 6.60 करोड़ में बेच दिए। प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ 11 लाख का। एब्सोल्यूट टर्म्स में ये प्रॉफिट 89% है, जो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इसको एनुअलाइज यील्ड में देखेंगे, जिस तरह से हम फिक्स डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं, तो ये 9.40% का रिटर्न है। जी हाँ, 9.40% का रिटर्न। अगर ये फ्लैट होम लोन से लिया गया होता तो पिछले 7-8 सालों में ऑन एन एवरेज होम लोन्स की रेट 9 से 9.5% रही है, तो इस पर कोई रिटर्न नहीं बनता। अक्षय कुमार ने ये फ्लैट्स होम लोन पे नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि वो बॉलीवुड के सबसे सुपरस्टार हैं और उनके पास बहुत अच्छी अर्निंग्स हैं। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट एक होम लोन से खरीदा जाता तो कुछ भी रिटर्न नहीं बनता। अब कंपेयर करते हैं, ये पैसा अगर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स यानी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया गया होता तो रिटर्न्स कैसे होते। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की सबसे फेमस कैटेगरी स्मॉल कैप की, जहां मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। अगर यही पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया गया होता तो उसकी आज वैल्यू होती 10 करोड़ 32 लाख और प्रॉफिट होता 6 करोड़ 83 लाख का। जी हाँ, 3 करोड़ 72 लाख ज़्यादा फ्लैट से, रियल एस्टेट से 3 करोड़ 72 लाख ज़्यादा रिटर्न बनता। अब आप कह सकते हैं स्मॉल कैप बहुत ही रिस्की कैटेगरी है, आपने सबसे रिस्की कैटेगरी से कंपैरिजन की है। तो चलिए रिस्क में एक नॉच ऊपर जाते हैं, एक मिड कैप फंड से कंपेयर करते हैं। और क्योंकि एसबीआई की बात चल रही है तो एसबीआई का मिड कैप फंड ले लेते हैं। एसबीआई का मिड कैप फंड की करंट वैल्यू होती 9 करोड़ 64 लाख, यानी प्रॉफिट होता 6 करोड़ 15 लाख का। 3 करोड़ 4 लाख ज्यादा फ्लैट से। चलिए मिड कैप की जगह एक और कैटेगरी कंपेयर करते हैं। हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप ने पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो एसबीआई का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो प्रिडोमिनेटली लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है और कभी कभी स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है। अगर उसमें इन्वेस्ट किया गया होता तो इस फंड की वैल्यू होती 9 करोड़ 31 लाख और प्रॉफिट बनता 5 करोड़ 82 लाख का, यानी रियल एस्टेट से 2 करोड़ 72 लाख ज्यादा प्रॉफिट। अब प्योर इक्विटी फंड्स वॉलेटाइल होते हैं, तो शायद कोई इन्वेस्टर कहे कि प्योर इक्विटी फंड्स में पिछले 7 साल में बहुत अच्छे रिटर्न आए हैं। तो हम कंपेयर करते हैं एक कंजर्वेटिव फंड से, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एसेट एलोकेटर फंड है, जो मार्केट में रिस्क मैनेज करता है और नेट इक्विटी लेवल्स कंटिन्यूसली कम और ज़्यादा करता है। अगर मार्केट के वैल्यूएशन ज़्यादा होते हैं तो इक्विटी कम कर देता है और मार्केट सस्ता होता है तो इक्विटी बढ़ा देता है, जो एक रिटेल ट्रेडर हमेशा करना चाहता है। अगर यही पैसा एसेट एलोकेटर में इन्वेस्ट किया गया होता तो उसकी करंट वैल्यू होती 7 करोड़ 96 लाख और प्रॉफिट होता 4 करोड़ 47 लाख का। रियल एस्टेट से 1 करोड़ 36 लाख ज़्यादा। एक और आईसीआईसीआई का फंड है जिसने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा किया है, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड। हमने उससे भी कंपेयर किया। अलग अलग फंड से कंपैरिजन का पर्पस ये था कि हम कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना चाहते थे कि म्यूचुअल फंड्स ही अच्छे रिटर्न देते हैं, हम हर कैटेगरी के फंड से कंपेयर कर रहे थे। तो वैल्यू डिस्कवरी में अगर यही पैसा डाला गया होता तो उसकी करंट वैल्यू होती 10 करोड़ 68 लाख, यानी 7 करोड़ 19 लाख का प्रॉफिट और रियल एस्टेट से 4 करोड़ 8 लाख ज्यादा। अब क्योंकि एसबीआई और आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड्स की कंपैरिजन है, तो हमने एक एएमसी को और एनालाइज किया, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने लास्ट 10 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर यही पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया होता तो उसकी करंट वैल्यू होती 12 करोड़ 22 लाख, यानी प्रॉफिट होता 8 करोड़ 73 लाख का। रियल एस्टेट से 5 करोड़ 62 लाख ज़्यादा। अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे म्यूचुअल फंड्स है, कोई सिंगल स्टॉक नहीं है।
ऑन एन एवरेज इनमें 30 से 40 स्टॉक्स रहते हैं जो समय रहते खरीदे और बेचे जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो आपको म्यूचुअल फंड बेचने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत बढ़ गया है। एक फंड मैनेजर कंटिन्यूसली एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करता है बेस्ड ऑन द स्कीम डॉक्यूमेंट्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अगर इतने अच्छे हैं तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, क्यों रियल एस्टेट में करते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है उनका फियर, उनका डर। हर वक्त ये डर रहता है कि मार्केट नीचे आ जाएगा और मेरा प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखेंगे 5 साल 7 साल 10 साल, अगर उस दौरान में आपने अगर इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट में नहीं किया है तो उनके रिटर्न्स अच्छे होते हैं और स्टेबल होते हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा वजह जो लोग म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं उसका रीज़न होता है प्री कंसीव नोशन। जनरल पब्लिक को एक प्री कंसीव नोशन है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रिस्की होते हैं। हाँ, वो रिस्की होते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर आप 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 महीने के लिए कर रहे हैं, 6 महीने के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं तो वो रिस्की होते हैं। लेकिन अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मैच करके इन्वेस्ट किया है तो वो रिस्क नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में 1 महीने 3 महीने 6 महीने के भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनके रिटर्न इक्विटी फंड से कम होते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी वैसा ही लिया जाता है। तो अगर आप रिस्क मैनेज करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में आपके रिटर्न्स भी स्टेबल रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। फिर एक बड़ा रीज़न होता है म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करने का, हर्ड मेंटालिटी। मार्केट में एक हर्ड मेंटालिटी चलती है कि इक्विटी मार्केट्स में हमेशा लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के चार्ट्स देखेंगे तो हमेशा रिटर्न्स एक स्टेबल रहें, अच्छे रहें। नियर टर्म में वॉलेटिलिटी मिलती है, लेकिन नियर टर्म में वॉलेटिलिटी उसको इफेक्ट नहीं देनी चाहिए जिसका इन्वेस्टमेंट 5 साल 10 साल 15 साल का है। और एक बहुत बड़ी वजह जो लोग म्यूचुअल फंड्स में नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं उसका रीज़न होता है उनका डेली मार्केट देखना। आप रोज़ मार्केट देखते हैं, मार्केट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, वो आपकी साइकोलॉजी को कंटिन्यूसली इम्पैक्ट करता है और आपके इमोशंस रोज़ बदलते रहते हैं। अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए है तो कोई रीज़न नहीं बनता मार्केट्स को डेली बेसिस पे देखने का। चलिए अब ये कंपेयर करते हैं कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो एक म्यूचुअल फंड में है वो है पार्शियल सेलिंग इज अलाउड। आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ का है और आपको 5 लाख रुपए ही चाहिए तो आप 5 लाख का भी रिडम्पशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई रियल एस्टेट लिया है, वो एक सिंगल प्लॉट है, तो आप उसमें पार्शियल सेलिंग नहीं कर पाएंगे, वो प्लॉट आपको पूरा ही बेचना पड़ेगा। सेकंड सबसे अच्छा पॉजिटिव जो म्यूचुअल फंड्स का है, आप लोएस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। बोरीवली के फ्लैट में अक्षय कुमार जी की जगह मैं को इन्वेस्ट करना होता तो मुझे उस दिन 3 करोड़ से ज़्यादा की रकम चाहिए थी। लेकिन अगर मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो मैं 10,000 में भी कर सकता हूँ, 50,000 में भी कर सकता हूँ और 1 लाख में भी कर सकता हूँ, और मेरे रिटर्न्स जो 3 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है उसके जैसे ही होंगे अगर मेरा एंट्री और एग्जिट सेम टाइम का है और मैंने सेम रिस्क का प्रोडक्ट लिया है। नेक्स्ट सबसे अच्छी चीज़ म्यूचुअल फंड की, आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड्स में लीस्ट पॉसिबल रिस्क से हाईएस्ट रिस्क के प्रोडक्ट हैं। आप ये डिसाइड कीजिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कितने लंबे समय का है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क एनालाइज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए। एक और अच्छा पॉजिटिव म्यूचुअल फंड्स में रहता है कि आप टैक्सेशन को पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल विड्रॉल करेंगे तो पार्शियल विड्रॉल में टैक्स उतना ही लगेगा जितने अमाउंट पे आपने विड्रॉ किया है। लेकिन रियल एस्टेट में अगर पार्शियल विड्रॉल अलाउड नहीं है तो आप फुल अमाउंट पे सेलिंग करेंगे तो टैक्सेशन भी फुल अमाउंट पे देना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के सारे पॉजिटिव्स हैं। एक न्यूट्रल ओपिनियन में कुछ नेगेटिव्स भी हैं। हम कोशिश करेंगे हम अनबायस्ड ओपिनियन दें आपको। तो
सबसे बड़े नेगेटिव्स म्यूचुअल फंड के क्या हैं? शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहता है। अगर आपने कोई 10 साल का इन्वेस्टमेंट किया है, हो सकता है वो 3 महीने बाद 10% नीचे आ जाए, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव 3 महीने बाद भी वही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो इन्वेस्टमेंट 10% नीचे है? ऐसा प्रॉपर्टी में भी तो होता होगा। हो सकता है अक्षय कुमार जी के खरीदने के बाद कोविड में वही प्रॉपर्टी शायद कम रेट में भी बिकी हो, लेकिन अक्षय कुमार जी को सेल नहीं करना था तो उन्होंने कोई चिंता नहीं की, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया। वही एक इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के साथ भी करना चाहिए। सेकंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड का है, नॉइस बहुत ज़्यादा होती है। आपको रोज़ अखबारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, मीडिया में बहुत सारी ओपिनियंस मिलती है। हर कोई ये एनालाइज करने की कोशिश करता है कि मार्केट का डायरेक्शन कल क्या होगा, 1 महीने में क्या होगा और 3 महीने में क्या होगा। लेकिन पिछले 20 सालों में हर अच्छे मार्केट एक्सपर्ट ने बोला है कि मार्केट का डायरेक्शन बताना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हर कोई वो कोशिश रोज करता है। इस वजह से हम हर वक्त ये सोचते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। अब रियल एस्टेट की बात है तो कुछ रियल एस्टेट के भी पॉजिटिव्स देखते हैं कि उसके इन्वेस्टमेंट में क्या फ़ायदा होता है। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी लो है, वो एक उसका पॉजिटिव है। आप सोचेंगे लो लिक्विडिटी पॉजिटिव कैसे होता है? लो लिक्विडिटी से क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी बेच नहीं पाते। कोविड में अगर हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं हो, लेकिन आपने डर में प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की और कोई बायर नहीं मिला तो प्रॉपर्टी रह गई। तो रियल एस्टेट लंबे समय में होल्ड होने की वजह यही भी होती है कि कई बार हमें अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रियल एस्टेट उस वक्त बिकता नहीं है तो हम वो समय निकल जाता है तो हम फिर भूल जाते हैं। इस वजह से लंबे समय में रियल एस्टेट के रिटर्न अच्छे लगते हैं। सेकेंड, एक बहुत बड़ा प्लस जो रियल एस्टेट का है उसमें टच एंड फील है। आप अपनी प्रॉपर्टी को जाके देख सकते हैं, और जनरली हर इन्वेस्टर है ना अपने इन्वेस्टमेंट को फील करना चाहता है। एक ह्यूमन इमोशन है, वो फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं है। तीसरा सबसे अच्छा फ़ायदा रियल एस्टेट का है कि पॉपुलर परसेप्शन ये है कि रियल एस्टेट में पैसा कभी डूबता नहीं। हालांकि मेरा मानना है कि कई बार मार्केट की कई साइकिल्स में रियल एस्टेट में भी लॉसेस होते हैं, लेकिन वो डिस्कशन में नहीं आते। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कोविड से 1 महीने पहले किया हो आपने, और कोविड के दौरान आपने फर्स्ट वेव में बेचने की कोशिश की हो हो सकता है आपको लॉस भी हुआ हो, लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कम होती हैं। एक पॉपुलर परसेप्शन कंटिन्यूसली रहता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सेफ है और इसमें हमेशा अच्छे रिटर्न बनते हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के नेगेटिव्स क्या हैं। लिक्विडिटी उसका नेगेटिव भी है। आप कहेंगे मैंने इसी को पॉजिटिव बोला और यही मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। वो इसलिए कि जब मेरे को कोई एसेट क्लास से पैसा निकालना है, अगर वो बिके नहीं तो वो भी एक नेगेटिव है। तो रियल एस्टेट की सेलिंग इतनी ईजी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जब भी ट्रांजैक्शन किए हैं, बाय और सेल साइड दोनों साइड बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ तो बहुत जल्दी से मिलती नहीं है, लेकिन सेम प्रॉपर्टी अगर आप सेल करने भी जाएँ तो उसका वेटिंग पीरियड प्राय 6 से 12 महीने रहता है। मार्केट कई बार स्लो हो तो वेटिंग पीरियड 1.5 से 2 साल भी हो सकता है। मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सेकंड सबसे बड़ा नेगेटिव जो रियल एस्टेट में है उसमें जॉबिंग बहुत ज़्यादा है। जॉबिंग उसको कहा जाता है जब आप कोई चीज़ खरीदने जाएं और जब बेचने जाएं तो उसका अंतर कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सपोज मैं अगर एक प्रॉपर्टी का प्लॉट बेचने जा रहा हूँ, अगर वो 1 लाख रुपए में बिक रहा है तो अगर मैं खरीदने जाऊँ तो मुझे 1 लाख या 1,01,000 2,000 में मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट में जॉबिंग 10%, 15%, 20%, कई बार 30 से 40% भी होते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने गए तो आपको लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी आप खरीदने गए तो वो 1,15,000 या 20,000 में मिल रही है। नेक्स्ट एक नेगेटिव है उसकी हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट बहुत अच्छा है, और हर बार जब भी आप प्रॉपर्टी बाय सेल करेंगे तो टैक्सेशन फुल वैल्यू पे लगेगा, तो दोनों ट्रांजैक्शन आपको प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेंगे।
रेंटल यील्ड रियल एस्टेट का इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है। आप एवरेज यील्ड देखेंगे तो रेंटल इनकम वर्सेस जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कुछ मेट्रोज छोड़ देवें तो मैक्सिमम कंट्री में रेंटल यील्ड्स लो हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रॉपर्टी में टाइटल का भी रहता है, ओनरशिप हमेशा चैलेंज रहता है। कई बार लीगल इश्यूज आते हैं प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके। नेक्स्ट नेगेटिव है पार्शियल एग्जिट नॉट अलाउड। आपको अगर 2 करोड़ का आपका प्रॉपर्टी है और आपको 20 लाख चाहिए तो रियल एस्टेट में वो पॉसिबल नहीं है, आपको पूरी प्रॉपर्टी सेल करना पड़ेगा। एक और बड़ा नेगेटिव रियल एस्टेट का है कि उसकी ट्रांसफ़र बहुत टीडियस है। किसी भी ट्रांजैक्शन में जब आपको प्रॉपर्टी अपने किसी इनहेरिटेंस में देनी है या डेथ में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसका लीगल का पेपर वर्क बहुत लेंदी है। लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स में अगर आपने प्रॉपर नॉमिनी डिक्लेयर कर रखा है तो उसका ट्रांसफ़र बहुत ईजी हो पाता है। फाइनेंशियल एसेट शुड बी पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। हम ये नहीं कह रहे कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, हम ये कह रहे हैं आप फाइनेंशियल एसेट्स में भी इन्वेस्ट कीजिए और उसमें इतना ही पेशेंस रखिए जितना आप रियल एस्टेट में रखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म करिए ताकि आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिले और मार्केट की शॉर्ट टर्म नॉइज़ को इग्नोर कीजिए। इफ़ यू अग्री और डिसअग्री विद दिस वीडियो, प्लीज़ डू पोस्ट योर कमेंट्स। थैंक यू।